नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत हूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार के द्वारा ही सताई गई है, काफी दिनों से परेशान है। इन्होंने हमसे बात की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी परेशानी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए ताकि इनको इंसाफ मिल पाए। आज हमारे साथ मौजूद रहेगी टेलीफोनिक इंटरव्यू में प्रिया। प्रिया, जिस तरीके से मैंने आपकी फोटोएं देखी, आपने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फोटोएं भेजी, आपको काफी चोट लगी थी कुछ समय पहले। आप जगह जगह अपनी परेशानी लेकर जा रही हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो मामला है पूरा वो क्या है। मैम नमस्कार, मैं प्रोमिला यादव, मुझे घर में प्रिया बोलते हैं। मेरी शादी 2000 में, मैं सैदुल्ला जाब की रहने वाली हूँ। मेरी शादी कादीपुर में गुड़गांव में 2000 में हुई थी। मेरे पति का नाम रामपाल है, मेरे ससुर का नाम मदन लाल यादव है, मेरी सास का ईश्वरी देवी है और मेरे देवर का नाम राजपाल यादव है। मैं शुरू से ही 2-3 महीने के बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो गई थी। मेरा बेटा मेरे को 10 महीने के शादी के 10 महीने बाद ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मेरे को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि आपको छुच्चक, एक लड़का होने पर माता पिता आपको क्या देंगे छुच्चक में। बहुत मेरा बड़े ऑपरेशन से मेरा बेटा हुआ था। उसके बाद मेरे पापा मम्मी की ऐसी हालत नहीं थी कि भाई मैं मर के बची थी। लेकिन इन लोगों ने बेटा होने के बाद मेरे से ये प्रेशर बनाया कि हमारे छुच्चक में मोटरसाइकिल आनी चाहिए 1-1.25 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए नगद आना चाहिए, अच्छा सबकी सोने की जेवर वगैरह आने चाहिए। कैसे भी करके मेरे पापा ने 5 लाख का छुच्चक दिया मेंटल प्रेशर से बना के, क्योंकि ये लोग खुश नहीं थे बेटा होने के बाद भी। उसके बाद 3 साल बाद मेरी बेटी हुई टिया, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुई। लेकिन उस समय मेरी ऐसी हालत कर दी थी इन्होंने कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहना चाहती थी। मेरे को इंटीमेशन मिल गया था कि ये मुझे कहीं ना कहीं छोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। मैंने अपने पापा को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होएगा, आप थोड़े दिन सब्र करो, सब अच्छा होगा। उसके बाद मेरी बहन राधिका की 2004 में शादी हुई, यहीं सेक्टर 10 में मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर। उसमें मेरे पापा ने खूब धूमधाम से मेरी बहन की भी शादी करी जैसी मेरी करी थी। लेकिन उसमें थोड़ी बड़ी गाड़ी देने के कारण सारी कहानी बिगड़ गई। ये जो है मेरा पति रामपाल, ना ही शादी अटेंड करी और ना ही कोई फंक्शन अटेंड करा। शादी के 10 दिन बाद ही इन्होंने मेरे को, मैंने जैसे बोला कि आप मुझे कब लेने के लिए आ रहे हो, ये मुझे लेने के लिए नहीं आए। इन्होंने कहा आप अपने पापा के पास ही रहो, यहाँ पर ही कादीपुर आने की आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ। गुस्से में आके पापा ने मुझे 2-3 महीने नहीं भेजा कि ये लेने आएगा, मुझे लेने आएगा, लेकिन ये लेने मुझे नहीं आया। फैमिली प्रेशर के कारण कि नहीं बहन की शादी हुई है, कहीं वो बात ना बिगड़ जाए। भाई की भी शादी हुई थी और छोड़ने के डर से कि बेटी कहाँ जाएगी 2-2 बच्चों के साथ, अब तो कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करके मुझे यहाँ भेज दिया वापस कादीपुर में। उसके बाद जो है 10 दिन बाद ही मेरी सास ने मेरे बर्तन अलग फेंक दिए और मैं एक कमरे में ही रहने लग गई थी। कैसे भी करके मैंने अपने दिन गुजारे। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के अपने मम्मी पापा के पास रहने लग गया था। मतलब 6 महीने वो मम्मी पापा के पास ही रहा। मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ एक ही कमरे में सारी किचन रख के 6 महीने गुजारा करा, जिसमें मेरे पापा मुझे 10,000 रुपये हर महीने किसी ना किसी के हाथ भिजवाते थे। उन्होंने देखा कि ये तो ऐसे रह लेगी, फिर उन्होंने कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करा कि नहीं हम तेरे साथ ही रहेंगे। फिर हमारे जमीन का बंटवारा हुआ। मेरे ससुर के पास पहली जमीन 4,000 थी, जिसमें से मुझे इन्होंने सिर्फ 800 गज दी थी। 3200 गज मेरे ससुर ने अपने लिए और अपने छोटे बेटे राजपाल के लिए रख ली। और मेरा पति जो है इस चीज के लिए बिल्कुल, मतलब उसने कोई अगेंस्ट कोई वो कार्रवाई नहीं करी। वो थोड़े में भी बोला ठीक है, मेरे को तो वैसे मम्मी पापा के पास ही रहना है, कौन सा मुझे इसके पास रहना है, मैं तो 800 गज में ही खुश हूँ।
ऐसे करके मेरा जीवन प्रक्रिया चलती रही। रोज मारपीट होना, शाम को दारू पी के आना, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे आना, आके मार पिटाई करना। छोटे बच्चों के साथ मैंने ऐसे अपना जीवन चलाया। 2007 में मुझे इसका पता चला, ये बैंक को गया 10-12 लाख रुपए लेकर, और ये 1 हफ्ते में आया। और जिस लड़की से इसने वहां सेटिंग करी थी, उस लड़की को इसने गोवा में रखा, अपने ही किराए के कमरे पर, वहां पर किराया देता रहा। 15 दिन बाद वो लड़की यहाँ DLF में सुशांत लोक में आ गई, और ये इससे मिलने के लिए जाता था। मुझे एक दिन इसका फोन हाथ लग गया, और ये लड़की से उससे बात करने लग गया कि मैं प्रिया को तलाक दे दूंगा, आप तू टेंशन मत ले, मैं तेरे से ही शादी करूंगा। उस मेंटल प्रेशर में आके मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, लेकिन मेरे पापा उस समय शुगर पेशेंट थे और हार्ट पेशेंट थे, उनके वॉल डल गए थे। लेकिन उन्होंने मतलब उनकी हालत इतनी बेकार हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और मैं मेंटल प्रेशर के आने के कारण मैंने सोचा अब जहर खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने नींद की 2-4 गोलियां फालतू खा ली थी। उसके बाद मेरे मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। इसने देखा कि ये तो मर जाएगी, इसने हॉस्पिटल में मुझको एडमिट कराया। हालांकि डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आपने किस वजह से ये खाया है, जहर खाया, मतलब आपने नींद की गोलियां खाई है। मैंने उनको बात बताई कि मेरे हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत से अपने रिलेशन बना रखे और शादी के 8 साल बाद वो मेरे को तलाक देना चाहते हैं। इसने कैसे भी पैसे ले दे के डॉक्टर से सेटिंग करके इसने मतलब इस मामले को यहीं दबा दिया। उसके बाद इन्होंने 2011 में इसने नत्थू स्वीट खोला था। ये थोड़ा सा 2 साल बिल्कुल मतलब इसने सुधरने के मतलब थोड़े से चांस दिखाए अपने आप की, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मैं ऐसी मतलब गलती नहीं करूंगा। उसके बाद इसने इस घर को जैक से उठाया जिस घर में आज मैं रह रही हूँ। मैंने 8 लाख रुपए इसको पीहर से लाके दिए कि भाई मेरा घर बन रहा है, अच्छा घर बन जाएगा, मेरे बच्चों का कुछ किराए का साधन बन जाएगा। पापा ने मेरी फिर दोबारा से मदद करी। उसके 1 साल बाद इसने नत्थू स्वीट खोला जिसमें इसने मेरे पापा के पास जाके 50 लाख की डिमांड करी। मेरे पापा ने कैसे भी करके, मैंने रिक्वेस्ट करी, पापा हमारा कोई काम धंधा शुरू है, प्लीज आप मदद करो। मेरे फादर ने मेरी मदद करी, 25 लाख रुपए किसी से ब्याज पे लेके इसको दिए ताकि ये कोई काम धंधा शुरू करे, खोले। उसके बाद मेरे खूब मना करने के बाद भी मेरे देवर और मेरे ससुर इसमें इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने मतलब जो है नत्थू स्वीट में 3 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने बनाया, जिसमें मैंने 8 लाख पहले और 25 लाख बाद में मतलब इसमें पैसे इन्वेस्ट करे। लेकिन 1 साल के बाद ही मेरे देवर ने और मेरे ससुर ने इस पर कब्जा कर लिया और मुझे पैसे देने बंद कर दिए, मतलब पैसे वगैरह नहीं देते थे। मेरे पापा मेरे को हर महीने 50,000 देते थे क्योंकि मेरे पापा के पास 9-10 लाख रुपए का किराया आता था उस वक्त। मेरी हर तरह से मदद करी ताकि मेरी बेटी का घर बसा रहे। मैं हर महीने 50,000 लाती थी। नत्थू स्वीट होने के बाद 20-20 लाख की कमाई 1 महीने के होने के हर महीने होती थी। उसके बावजूद सिर्फ मुझे 10,000 रुपए मिलते थे, वो भी बहुत मिन्नतें करने के बाद। पर मैं क्या करती, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती, इसलिए मैंने सोचा जैसा चल रहा है, बड़ा मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा जब 18 साल का, क्या पता यही संभाल ले। उस बीच में इन्होंने 2-3 बार फिर 5-5 लाख रुपए मंगाए, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ चाल खेल रहे हैं। मैं इस समझ से ना समझ हो गई, बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। 2016 में इसने मेरे ससुर ने दिवाली पर मेरे से 2 लाख रुपए मंगाए। मैंने साफ मना कर दिया कि अब मैं पैसे नहीं लेके आऊंगी किसी भी हालत में। उसी रात मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट करी जिसमें मेरे सर में 8 टाके आए और इन्होंने कैसे भी करके मतलब मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट करी, अपने सारे लेटर लिखवाया, सारा कुछ करा। 8-10 गांव के लोगों को इकट्ठा किया। जिस दिन नोटबंदी थी 8 अक्टूबर को, 8 नवंबर को जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन मेरा यहाँ पर सेक्टर 10 थाने में मेरे केस की सुनवाई हो रही थी। एसएचओ बोला कि किस तरह भी बेटा आप है ना अपना 1 मिनट होल्ड करना। मैंने क्या नाम है इसके खिलाफ FIR करने पर बहुत जोर दिया कि
प्रिया, मैं आपसे एक बात यहाँ पर करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि आपका पति 2 साल तक सही रहा और आप अपने परिवार पर मतलब पति पर भरोसा करने लगी। आपने ये कहा कि समय समय पर आप पैसे लेकर आई, कभी 25, कभी 50, कभी थोड़े बहुत पैसे और लेकर आई। तो आपने कहा कि आपका पति आपसे मांगता रहा। फिर आपने एक बात कही कि आपके पति ने जो स्वीट की दुकान खोली थी, आपके ससुर और आपके देवर ने उस पर कब्जा कर लिया। इस बीच में क्या आपके पति ने कुछ नहीं कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए? उस समय आपका पति कहाँ था? नहीं, उसने 1 साल तक मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दिए। उस बीच 2011 में 6 अक्टूबर को हमारा ओपनिंग हुई थी, दशहरे के दिन। उसके बाद 1 साल 2012 तक ये इन्होंने सिर्फ मेरे को 10,000 दिया कि बेटा कमाई नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है। और मैं भी यही चाहती थी कि भाई अभी अभी नई नई दुकान खोली है, शायद थोड़ी बहुत कम होती है। लेकिन बाद में मैंने जब 1 साल बाद मैंने देखा कि मेरे देवर 8 लाख की स्कॉर्पियो की डाउन पेमेंट करके नई गाड़ी ला रहा है, और मेरे देवर और दौरानी बाहर घूमने गए हैं, मलेशिया घूमने गए हैं 12 लाख रुपए लेके। तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पर जो लड़का रहता था, कमाई जो पूरा मेंटेन करता था उसको, नथु स्वीट को, उसने मुझे बताया कि हर महीने 28 और 30 लाख की कमाई हो रही है, ये पैसा जा रहा है, लेकिन बाबूजी ने जहाँ से आपके पैसे उठा रखे हैं वो नहीं भर रहे हैं, ये पूरा लोग ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। और ऐसे ही मेरा पति हर मई और जून में और नवंबर दिसंबर में ये बॉम्बे ही जाता रहा, गोवा जाता रहा, केरल जाता रहा। लेकिन इसने मेरे को ये बोला कि मैं है ना वहाँ पर है ना, ये जो हलवाई होते हैं ये सेटिंग करने जाता हूँ बॉम्बे में। यहाँ पर हलवाइयों की और ये इंडियन वालों की कमी रहती है, ये मिलते नहीं है। मतलब मैं पूरी तरह से ये हो गया था कि भाई किसी तरह भी मेरा ये काम धंधा चलना चाहिए, क्योंकि मेरा पापा का पैसा लग गया था इसमें उस वक्त तक 60-70 लाख रुपए। लेकिन मुझे जब 2016 में जब मैंने अपने ससुर को 2 लाख रुपए नहीं दिए और मेरे साथ मारपीट हुई, टाके लगे, एसएचओ के पास गई थी, एफआईआर कर दो, गांव के 15 आदमी भी गए थे, भाई भी गया था, भाभी भी गई थी। मतलब एसएचओ ने ये कहा कि नहीं, इसको एक चांस और दे दो। मैंने इनको बहुत मना करा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, ब्लीडिंग हुई है मेरे, आप ये मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा नथु स्वीट में जब 30-30 लाख की कमाई हो रही तो मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं ये? तब इसने वहां पे मैंने कैसे करके, गांव लोगों ने ये कहा तेरे को ये हर महीने हर दिन 2,000 रुपए देंगे। ऐसे इन्होंने मतलब महीने के 60,000 होने लगे, जो मुझे 2 जुलाई से लेकर 2 मार्च तक मिले। 8 महीने 9 महीने मुझे मिले, जिसमें मैंने अपने बच्चों की 2 लाख और 3 लाख की पैसे जोड़ के एफडी कराई है दोनों बच्चों की मैंने 2017 में। बच्चे के ऊपर मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मैं तो अपने घर से पीयर से भी 50,000 हर महीने लाती थी, वो भी मैंने अपने बच्चों के अच्छे ट्यूशन के लिए, अच्छे पहनने के लिए, अच्छे खाने के लिए, बस यूं ही इन्वेस्ट करती रही कि क्या पता मेरा बेटा जब 18 साल से ऊपर का हो जाए, 12th पास कर ले, तो इसको मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा के और इसको ये संभाल लेगा, कोई बात नहीं, मेरे भी दिन अच्छे आएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये मेरे साथ इतना गंदा मतलब चाल चलेंगे, षड्यंत्र चलेंगे। 2017 में इन्होंने, मेरे ससुर ने, मेरे पापा की 18 अप्रैल को डेथ हो गई थी। शुगर पेशेंट थे, उनका पैर कट गया था। ये मेरे ना ससुर, ना मेरी सास, ना मेरा देवर, ना मेरा आदमी बिल्कुल भी वहां पर मेरे पापा के फुनरल में नहीं गए। जिस दिन उनकी डेथ बॉडी आई थी वो नहीं गए। और मैं इतनी परेशान रहती थी उस वक्त, मेरे को मेंटली शुगर जो है 500 हो गई थी, और मतलब मेरे को दिमाग पे अटैक पड़ गया था शुगर के कारण। मेरा हस्बैंड उस वक्त जो है मेरे पास नहीं रहता था, ये अपने फादर और मम्मी के पास ही रहता था। मैंने यही सोचा ये कब तक रहेगा, कोई बात नहीं। उसके सही 20 दिन बाद मेरे ससुर ने एक षड्यंत्र रच दिया कि जो जिस घर में तू रहती है 800 गज में, मैं ये तेरे और तेरे बेटे के नाम करा दूंगा। मैं जाके आप इसने पे 15 लाख रुपए ला दो, 15 लाख रुपए मुझे चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने किस उस पे बनाए, देवर के कोठी पे इन्होंने लोन ले रखा था, उसमें मैं को एप्लीकेंट बना रखी थी। उस कोठी पर मेरा ऊपर का फ्लोर मेरा था,
वैसे इन्होंने लिखवा रखा था, कैसे क्या कर रखा था, पर मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी। ये मुझे यही बोलते थे 642 सेक्टर 10 में हमारी 500 गज की कोठी है, उस पे 13 दूर पहली मंजिल पे 13 रहने का वो करेंगे हम, और तू वहीं पर ही रहेगी, वो तेरा ही घर है, तेरे बच्चों की शादी करके तेरे लड़के को वो फ्लोर देंगे। मैं अपने घर से जाके 20 दिन बाद अपने पति के पास साथ जाकर, अपने बच्चों के साथ जाकर अपनी मम्मी के पास गई। जो हस्बैंड पापा मरने के बाद नहीं गया, वो 20 दिन बाद मेरे को पैसे लेने के लिए मेरे साथ चला गया। मैंने बहुत अपने भाई को मना करा कि भाई अगर आपके पास पैसे हो तभी ही देना, मम्मी आपके पास हो तो दही दे तभी देना आप पैसे। लेकिन मेरे पति ने ये बोला, झूठ बोला मुझसे कि मेरे पिताजी प्रिया और मेरे बेटे केशव के नाम ये 800 गज का प्लॉट लिखवा देंगे, आप अभी हमारी मदद कर दो, हमें किसी के 15-20 लाख रुपए देने हैं। ये 3 लाख रुपए सैकड़ा, 3,000 रुपए सैकड़ा पे, 3 रुपए सैकड़ा पे, ये ब्याज पे ये 15 लाख रुपए मेरी मम्मी से लेके आ गए। मेरी मम्मी ने हालांकि ये बोला, बेटा आप ब्याज मत देना, जब आपका अच्छा काम हो जाए तो मुझे 3 महीने बाद ये पैसे दे देना 15 लाख रुपए। बोले ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये 800 गज था 3 महीने के बाद 300 गज मेरे देवर के नाम चुपके से रजिस्ट्री करा दी, जिसका मुझे 3 महीने के बाद पता चला। तो मैंने बहुत ही झगड़ा करा कि ये क्या तुमने मेरे साथ धोखा करा है, मेरे साथ गलत करा है, मेरे से झूठ बोल के तुमने पैसे मंगाए हैं।